नमस्कार साथियों, क्या हाल है सभी के। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी ने अपने अध्ययन को नियमित रूप से जारी रखा होगा। साथियों, ज्योग्राफी के एमसीक्यूज की श्रृंखला के ही अंतर्गत कुछ एक और प्रश्न लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूँ। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बहुत ही जल्द हम जो है न केवल ज्योग्राफी और सब्जेक्ट्स के भी बहुत सारे एमसीक्यू लेकर आने वाले, और न केवल एमसीक्यू, इनका जो डिटेल्ड पूरा का पूरा पाठ्यक्रम है, पूरा सिलेबस है, उसको भी हम कवर करने वाले हैं। और साथ ही जो है नगर पालिका अधिनियम को भी हम पूरी तरह से एमसीक्यू की फॉर्म में भी और वैसे भी दोनों तरह से हम इसको कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। आशा और अपेक्षा यही है कि आप लोग हमारा साथ देंगे ताकि हम और ज़्यादा बेहतर तरीके से हम बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपके लिए लाकर रख सकें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। आज के पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, देख पा रहे हैं। प्रश्न अच्छा है। मेरा प्रयास ऐसा रहता है कि आपको कुछ इस प्रकार के प्रश्न उपलब्ध करवाऊं जो वास्तव में आपके लिए परीक्षा के लिए उपयोगी हो। न केवल ऐसे प्रश्न देना कि जो 10 में से अगर 9 प्रश्न आपको आ रहे हैं तो वो बिल्कुल इजी लेवल के प्रश्न है। परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते नहीं हैं आजकल। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार कितने प्रश्न आप लोगों को आते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने क्या है। पहला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। यहाँ पर तो राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति दी हुई है और दूसरी तरफ राजस्थान का क्षेत्रफल दिया गया है वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, और ये प्रश्न दोस्तों आया हुआ है सेकंड ग्रेड में। ठीक, सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न आया हुआ है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर 1, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश 23:03 से और 30:12, ये तो है इसका जो है अक्षांशीय विस्तार, और देशांतरी विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट्स टू 78 डिग्री 17 मिनट्स, ये इसका देशांतरी विस्तार हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 2 में 23:30 से 30:13 और 69:30 टू 78 41 21। ऑप्शन नंबर 3 है 23 डिग्री 25 मिनट्स टू 30 डिग्री 12 मिनट्स नॉर्थ, और इसका अगर हम देशांतरीय लॉन्गिट्यूड्स की बात कर लें तो 69 डिग्री 29 मिनट्स टू 78 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, तो ये इसका देशांतर विस्तार होना चाहिए। ऑप्शन 4 होगा 23 डिग्री 28 मिनट टू 30 डिग्री 40 मिनट नॉर्थ, मतलब अक्षांशीय विस्तार, और 69 डिग्री 21 डिग्री ईस्ट टू 78 डिग्री 24 डिग्री ईस्ट। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस आप लोगों के सामने। एक बार ठीक से सारे ऑप्शंस को पढ़िए, देखिए, समझिए। ना केवल आपको अक्षांश और देशांतर बताना है, साथ में आपको राजस्थान का क्षेत्रफल भी बताना है। तो देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर कर पाते हैं। एक बार बताइए, इस प्रश्न का सही आंसर बताने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों, जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और अगर बात करें राजस्थान के देशांतर विस्तार की तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ऑप्शन नंबर 1 में ये तो अक्षांशीय और देशांतर विस्तार हो गया। बात करेंगे राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर के साथ में ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ जाते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। अच्छा प्रश्न है, बताने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न क्या है। प्रश्न है दोस्तों, किस स्थान को राजस्थान का बरखोयांश कहा जाता है। बताइए, किस स्थान को राजस्थान का बरखोयांश कहा जाता है, ये आपको बताना है। अनुदेशक या वायरमैन 2018 की परीक्षा में आया हुआ है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन 1 माउंट आबू, ऑप्शन 2 चूरू, ऑप्शन 3 फतेहपुर या ऑप्शन 4 उदयपुर। बताइए, निम्न में से कौन से स्थान को राजस्थान का बरखोयांश कहा जाता है। तो दोस्तों, बरखोयांश जो शहर है वो बेसिकली कौन से देश में है, रूस में है, और ये बहुत ज़्यादा ठंडा स्थान है। ठीक है,
तो उससे तुलना करते हुए अगर हम राजस्थान की बात कर लें तो राजस्थान का कौन सा ऐसा शहर है जिसे राजस्थान का बर्फायांश कहा जाता है, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अर्थात माउंट आबू। माउंट आबू को राजस्थान का बर्फायांश कहा जाता है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। सो अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, बेसिक प्रश्न है लेकिन बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रश्न क्या है बताना है आप लोगों को। प्रश्न है कि भाई साहब राजस्थान में मई और जून में, मतलब आप मूल रूप से देखें तो ग्रीष्म ऋतु की बात हो रही है, मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में आती है। ठीक है, और ये अभी हाल ही में पिछले साल ही पूछा गया है, वीडियो प्री 2021 में ही पूछा गया है। ठीक है, तो बताना है आपको कि मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां राजस्थान के किस जिले में आती है। ऑप्शंस हैं 1 बीकानेर, 2 जैसलमेर, 3 गंगानगर या 4 बाड़मेर। देखिए ये तो हम समझ सकते हैं कि राज्य के जो पश्चिमी जिले हैं उनमें धूल भरी आंधियां ज़्यादा आती है। उसका कारण है वहाँ पर जो रेतीली बलुई मृदा पाई जाती है, जो रेत हवा के साथ वायु के साथ आसानी से ऊपर उठ जाती है। ठीक है, तो इस वजह से पश्चिमी राजस्थान के ज़िलों में आती है। पर यहाँ पर जितने भी ज़िले दिए गए हैं तो उत्तरी राजस्थान के या पश्चिमी राजस्थान के, तो कन्फ्यूज़न थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखने वाला क्वेश्चन है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा धूल भरी आंधियाँ जो चलती हैं दोस्तों, वो आंधियाँ चलती है गंगानगर जिले में। तो याद रखिएगा राज्य में मई और जून के महीने में सबसे ज़्यादा धूल भरी आंधियाँ चलती है गंगानगर जिले में। आशा यही है कि इस वाले प्रश्न का अधिकांश लोगों ने सही उत्तर दिया होगा। बाकी बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, अच्छा प्रश्न है। अगेन देख लेते हैं कितने लोग इसको सही बता पाते हैं। वर्षा को, ठीक है, देखिए जब हम जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण करते हैं ना दोस्तों, तो अलग अलग विद्वान ने, जैसे ट्रिवाथा ने, थानवेट ने, कोपेन ने, कैंड्रू ने, सब ने अलग अलग उनको आधार मानकर, किसी ने वनस्पति को माना, किसी ने वर्षा को माना। तो आपको ये बताना है कि वर्षा को जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार जो दिए गए ऑप्शन हैं उनमें से किसने माना है। ऑप्शन 1 कोपेन, ऑप्शन 2 कैंड्रू, ऑप्शन 3 ट्रिवाथा या ऑप्शन 4 थानवेट। बताइए इनमें से वर्षा को किसने आधार माना है जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का। बताना है आपको इस प्रश्न का सही आंसर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, ऑप्शन नंबर 4 थानवेट ने, जो राजस्थान के या वैसे भी सामान्य रूप से जो जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण किया उसे आधार किसे माना, वर्षा को आधार माना है। और ये प्रश्न पूछा गया दोस्तों महिला पर्यवेक्षक में। ठीक है, तो जितने भी प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ सारे के सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और अच्छे लेवल के प्रश्न आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश की गई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है कि राजस्थान की किस मृदा में क्ले, राजस्थान की किस मृदा में क्ले, क्ले को हम सामान्य भाषा में दोस्तों चीका भी बोल देते हैं। क्ले या चीका बहुत अधिक पाई जाती है। तो जिस मिट्टी में चिकनाई ज़्यादा होगी उसमें क्ले ज़्यादा पाई जाएगी। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने, कॉलेज ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है ये। ऑप्शन 1 एरिडोसोल, ऑप्शन बी एल्फिसोल, ऑप्शन सी वर्टिसोल या ऑप्शन डी एंटीसोल। बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि भाई साहब राजस्थान की किस मृदा में क्ले बहुत अधिक पाई जाती है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बता चुका हूँ सारे ऑप्शंस। तो देखिए क्ले को हम संबंधित करते हैं कौन सी मिट्टी से, जिसकी चिकनाई ज़्यादा होती है। और चिकनाई कौन सी मिट्टी में होती है, काली मिट्टी में। और काली मिट्टी को अगर वैज्ञानिक आधार पर कहा जाए तो कौन सी मिट्टी कहा जाता है दोस्तों, वर्टिसोल कहा जाता है। इसलिए अगर राजस्थान में क्ले की मात्रा ज़्यादा पाई जाएगी तो कौन सी मिट्टी में पाई जाएगी, काली मिट्टी में। और काली मिट्टी ज़्यादातर राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाएगी, काली मिट्टी पाई जाएगी राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में, जिसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ इत्यादि जिले आ जाते हैं। तो वर्टिसोल या काली मिट्टी में क्ले की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे दोस्तों। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, अच्छा प्रश्न, फैक्चुअल है लेकिन बहुत कम लोग, मेरा अपेक्षित ये है कि बहुत कम लोग इसको बता पाएंगे। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। राजस्थान वन अधिनियम, राजस्थान वन अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ। ऑप्शंस आपके सामने, एसीएफ और फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन 1 1950, ऑप्शन 2 1949, ऑप्शन 3 1953 या ऑप्शन 4
1951। बताइए, राजस्थान वन अधिनियम लागू किया गया किस वर्ष में लागू किया गया राजस्थान में? ठीक है, तो राजस्थान वन अधिनियम लागू किस वर्ष में किया गया दोस्तों, ये आपको बताना है यहाँ पर। हर एक टॉपिक से एक एक प्रश्न हम लेकर चल रहे हैं कम से कम, और आने वाले समय में प्रश्नों की संख्या भी बढ़ाएंगे। जैसे अभी हर एक लेक्चर में हम 10 प्रश्न लेते हैं, प्रयास करेंगे इसके बाद 12, 15, 20 क्वेश्चन भी एक लेक्चर में ले सकें, और जितने बड़े वीडियो होते जाएंगे, ठीक है। एक बार आप ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ेंगे तो हम भी कोशिश ये करेंगे कि एक बार में आपको 20, 30, 40, 50, 100 क्वेश्चन हो सकेगा तो मैराथन क्लास पे लगाएंगे कि एक ही लेक्चर में आपको 200, 500, 700 क्वेश्चन देते हैं। 8-10 घंटे का लेक्चर होगा तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रयास ये रहेगा कि उन क्वेश्चनों के अलावा कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए आपके एग्जाम से, हमारे लिए वही चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो बताइए, राजस्थान में वन अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। राजस्थान में वन अधिनियम 1953 में लागू हुआ। ठीक, चलिए बढ़ जाते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने है और अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है, बहुत छोटा सा प्रश्न है लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। पूछा गया है, कनक सागर क्या है? ऑप्शन बाघ संरक्षित क्षेत्र है, ऑप्शन 2 काष्ठ जीवाश्म शिशु पार्क है, ऑप्शन 3 पक्षी अभ्यारण्य है, या ऑप्शन 4 कृष्ण मृग पार्क है। बताइए, कनक सागर क्या है? अगर हम बात करें राज्य में बाघ संरक्षित क्षेत्रों की, तो राज्य में वर्तमान में दोस्तों 3 नहीं अपितु 4 बाघ संरक्षित क्षेत्र है। 3 तो पहले रणथंभौर है, उसके बाद सरिस्का, उसके बाद मुकुंदरा हिल्स है। राज्य का नवीनतम बाघ संरक्षित क्षेत्र हो जाएगा जो रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य है, जिसको 2021 में ही बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। लेकिन आपको ये बताना है कि भाई साहब, कनक सागर क्या है? पहली बात तो ये बात याद रखिए, कनक सागर है कहाँ पर? कनक सागर है दोस्तों बूंदी में। किस जिले में स्थित है? बूंदी जिले में स्थित है कनक सागर। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? आपने नाम सुना होगा राजहंस। राजहंस के लिए प्रसिद्ध है। और राजहंस के लिए प्रसिद्ध है, इसका मतलब अपने आप आपसे पूछ लिया जाएगा, हालांकि आप संभवतः आंसर तक पहुंच चुके होंगे। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 पक्षी अभ्यारण्य, मतलब कनक सागर एक पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। कनक सागर क्या है? पक्षी अभ्यारण्य। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, पहले क्वेश्चन को ठीक से सुनिए दोस्तों, उसके बाद में। और आरएस की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। देखिए, आरएस की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए ठीक से बताने का प्रयास कीजिएगा। 2013 के आरएस में पूछा गया था। पूछा क्या गया है कि निम्नांकित राजस्थान के मानचित्र में वन्यजीव अभ्यारण्य दिए गए हैं भाई साहब आपको, कितने? 4, 1, 2, 3 और 4। इनमें से मानचित्र में दिए गए क्रम में इन्हें पहचानिए और उत्तर दीजिए। अब आपको अगर राजस्थान के नक्शे का थोड़ा सा भी आइडिया है तो बहुत आसानी से आप इसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। आपको यहाँ पर ये तो रहे आपके ऑप्शंस, यहाँ पर जैसे जो नक्शे में 1 नंबर पर दिखाया गया उसको 1 नंबर पर ही रखना है, 2 नंबर पर दिखाया गया उसको 2 नंबर पर रखना है, इसी सीक्वेंस में 3 को 3 पर और 4 को 4 पर। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ये सारे ऑप्शन रहे। देखिए, ऑप्शन 1 क्या है? ऑप्शन 1 है बंदबरेठा, नाहरगढ़, सीता माता और फुलवाड़ी की नाल। ऑप्शन 2 सीता माता, फुलवारी की नाल, बंदबरेठा या नाहरगढ़। ऑप्शन 3 नाहरगढ़, बंदबरेठा, फुलवारी की नाल और सीता माता, या ऑप्शन 4 नाहरगढ़, सीता माता, बंदबरेठा या फुलवारी की नाल। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगर इसकी, यहाँ पर पड़ेगा जयपुर जिला, और जयपुर जिले में क्या पड़ता है दोस्तों? जयपुर जिले में पड़ता है नाहरगढ़। तो एक तो ये देख लेते हैं कि नाहरगढ़ सबसे पहले नंबर पर कौन से में आ रहा है। नाहरगढ़ पहले नंबर पर आ रहा है दोस्तों, एक तो 3 में और एक आ रहा है 4 में। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर पड़ेगा भरतपुर जिला। भरतपुर में क्या है? बंदबरेठा है, तो बंदबरेठा केवल दूसरे नंबर पर ही है यहाँ पर। तो वैसे तो अब यहीं से कन्फ्यूजन खत्म हो जाता है कि आगे ऑप्शन ऐसे कोई है नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 बंदबरेठा है, बरेठा बांध कहाँ पर है? बंदबरेठा वन्यजीव अभ्यारण्य भरतपुर में हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर पड़ेगा उदयपुर, तो फुलवारी की नाल है उदयपुर में। और यहाँ पर पड़ेगा दोस्तों प्रतापगढ़, तो ये सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर। नाहरगढ़ जयपुर में है, बंदबरेठा भरतपुर में है, फुलवारी की नाल उदयपुर में और सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। चलिए दोस्तों बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। प्रश्न है दोस्तों चंबल, बहुत अच्छा प्रश्न है।
देखते हैं इस प्रश्न को कितने लोग सही बता पाते हैं। चंबल नदी घाटी, चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम, एक तो दिशा का ध्यान रखिएगा, पूर्व से पश्चिम दिशा में निम्नलिखित में से 4 नदियों का सही क्रम क्या होगा। नदियां आपके सामने हैं, चंबल, बनास, पार्वती और काली सिंध। अब आपको जो क्रम बताना है वो बताना है पूर्व से पश्चिम की ओर। ये इधर पड़ेगा पूर्व और इधर पड़ेगा पश्चिम। बताइए नदियों का सही क्रम क्या हो जाएगा। भाई साहब सारी की सारी जो है चंबल नदी की सहायक नदियां हैं, लेकिन आपको इनका क्रम बताना है। अगर आपको चंबल नदी तंत्र का पूरा स्ट्रक्चर पता होगा, नक्शे में बनाया होगा या वैसे बनाया होगा, तो आप आसानी से बता पाएंगे। देखिए सबसे पहले अगर सबसे पूर्ववर्ती नदी इन चारों में से देखें तो कौन सी आ जाती है, पहले आ जाती है पार्वती, ये पहले नंबर पर आ जाएगी। ठीक है, ये आ जाएगी पहले नंबर पर। पार्वती से आगे बढ़ेंगे आप पूर्व से पश्चिम की ओर, तो दूसरे नंबर पर आती है दोस्तों काली सिंध। उसके बाद तीसरे नंबर पर खुद कौन आ जाती है, चंबल आ जाती है। सबसे पश्चिमवर्ती नदी होगी इन चारों नदियों में कौन सी, बनास। तो सबसे पहले आएगी पार्वती, पार्वती मतलब से सबसे पहले आएगा, से है ही एक ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में। तो से के बाद दे के बाद ए और ए के बाद बे। तो ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इकलौता इसका सही आंसर होगा, वैसे ही क्लियरली दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये वाला हो जाएगा इसका। ठीक है, बढ़ जाते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। तो अंतिम प्रश्न है लेकिन प्रश्न अच्छा है, बताने का प्रयास कीजिएगा। क्या प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है। मतलब 3 विधियां तो राजस्थान की जल संरक्षण की परंपरागत विधियां हैं, एक नहीं है। तो कौन सी नहीं है ये आपको बतानी है। ऑप्शन आपके सामने, खड़ीन, टांका, टोबा या नाली। बताइए इनमें से कौन सी जो है राज्य की जल संरक्षण की जो है विधि नहीं है, कैसी जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है। देखिए खड़ीन जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा, टांका या टोबा ये पश्चिमी राजस्थान में भी होती है, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में भी होती है, टोबा भी पश्चिमी राजस्थान में होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं दोस्तों किसकी, नाली की, तो नाली कोई जल संरक्षण विधि नहीं है। नाली तो क्या है, घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में क्या कहा जाता है दोस्तों, नाली। तो ये कोई जल संरक्षण की विधि नहीं है, इसलिए यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि नाली जल संरक्षण की विधि नहीं है। रीट की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों ये आज के 10 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आगामी लेक्चर में नए प्रश्नों के साथ और अच्छे लेवल के प्रश्नों के साथ एक बार सभी से वापस जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए